इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स बताया था, याद है? यस यस। हाँ, कुछ स्टूडेंट को कितना भी कराओ लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है ये सूडो फोर्स में, क्योंकि आज से पहले कभी आपने ऐसी नई चीज सुनी नहीं है कि कोई फोर्स नहीं है फिर भी हम लोग उसको ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? सूडो फोर्स इसलिए क्योंकि आप जिस फ्रेम में बैठे हो ना, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो फ्रेम एक्चुअली गलत है, तो आपको उस फ्रेम में नहीं होना चाहिए। तो रॉन्ग फ्रेम में बैठ के आप रिजल्ट लोगे तो रिजल्ट रॉन्ग ही आएगी, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज डालनी पड़ेगी उसमें, तो वो सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स एक्चुअली आपकी फ्रेम जो गलत ली है आपने उसकी वजह से लगता है, ठीक है? थोड़ा बहुत याद रखो सूडो फोर्स के बारे में, कल मैंने बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक था द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस बेस्ड ऑन देयर यूज इन द मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। मतलब जो अब आप फिजिक्स के जिस ब्रांच की अभी आप स्टडी कर रहे हो वो मैकेनिक्स ब्रांच है। राइट नाउ यू आर स्टडिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मैंने कहा अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था, दूसरा आई थिंक टेंशन इन द स्ट्रिंग चल रहा था, याद है? यस The force that we were discussing, it was tension in the string. Tension is denoted by this symbol T. ठीक। तो मैंने कहा था टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी रोप में या तो फिर स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होता है। ये देखो, ये स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग ऐसे लूज है ना, सपोज स्ट्रिंग एकदम लूज है, तो लूज स्ट्रिंग में टेंशन नहीं डेवलप होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सपोज स्ट्रिंग एकदम लूज है, इसको एकदम खींच के टाइट कर देंगे। जब स्ट्रिंग एकदम खींच के टाइट हो जाता है ना, और आप एक बार टाइट हो गया, इसके बाद आप इसको और थोड़ा खींचने की कोशिश करो, यू स्टिल ट्राई टू पुल इट। तो मैंने कहा था आपको, आप जब इसको खींचते हो तो अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है। फोर्स इज डेवलप बाय इनर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे था, दिस इंटरनल फोर्स विच इज डेवलप्ड इनसाइड द स्ट्रिंग, इट इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है? टेंशन फोर्स जो है ना वो स्ट्रिंग पे नहीं लगता है, डोंट थिंक वो स्ट्रिंग पे लग रहा है। टेंशन फोर्स आपके ऊपर लगेगा या जो भी स्ट्रिंग के बाहर बॉडी है उसके ऊपर लगेगा। इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दी एक्सटर्नल बॉडीज जिसके साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये एक्सटर्नल बॉडीज पे लगेगा। ठीक है? और ये इनवर्ड लगता है, दिस टेंशन इज ऑलवेज इनवर्ड। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि टेंशन आउटवर्ड बन जाए, इट्स यूजुअली इनवर्ड ओनली, दिस वन। तो इस फोर्स को आप याद रखो, इसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है? टेंशन के बारे में चलो मैं एक और पॉइंट बता देता हूं। टेंशन जो है ना, ठीक है, टेंशन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कहते वो 4 फोर्सेस डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया। डू यू रिमेम्बर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में एक्ट होता है? मतलब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन से चीज के बीच में लगता है? क्या होना जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए? चार्ज होना चाहिए। हाँ, तो ये टेंशन जो है ना, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मतलब टेंशन का भी जो मेन रीजन है टेंशन एक्ट होने का, वो चार्ज है। कैसे? जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो तो एक्चुअली में स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग्स होती है। देयर आर बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप जब इस स्ट्रिंग को खींचते हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द बॉन्ड्स ना। जो एटम मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड्स हैं, आप उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ब्रेक। मतलब आप चार्जेस को, बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेस चीज के बीच में बनता है। एक चीज के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। तो आप बॉन्ड को जब तोड़ना चाहते हो ना, बाय पुलिंग द स्ट्रिंग, यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, तो मतलब एक्चुअली आप जिस चीज के पास चार्ज ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको अलग कर रहे हो उस चीज से जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। कैटायन एनायंस को आप अलग कर रहे हो, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वही अट्रैक्शन एक्चुअली में टेंशन है ना। तो टेंशन एक्चुअली में चार्जेस की वजह से डेवलप होता है फोर्स। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटायन एनायन, उनकी वजह से डेवलप होता है। दैट इज टेंशन। टेंशन एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और कल हमने वो वेट डिस्कस किया था, वेट याद है? वेट कौन से टाइप का फोर्स है बेस्ड ऑन ओरिजिन? ग्रेविटेशनल। हाँ, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सी, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। टेंशन के बारे में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे थोड़ा और आपको मालूम पड़ेगा टेंशन के बारे में।
आगे बढ़ते हैं. Now I'll go with a third type of force. थर्ड टाइप का फोर्स डिस्कस करेंगे. ये फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल N. दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन. अब देखो स्क्रीन क्लियर है ना कि अभी भी डाउट है स्क्रीन में? क्लियर है. क्लियर है. हाँ. सो देखो एक और फोर्स चलो डिस्कस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज N. अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ध्यान से देखो. ये भी आपको मालूम है ऑलरेडी. सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, फ्लोर ग्राउंड कुछ भी ऐसा ले लो, एक सरफेस है कि फ्लोर भी हो सकता है. इसके ऊपर दूसरा एक बॉडी रख दिया, बॉडी इसके ऊपर रखा. तो जो ऊपर आपने बॉडी रखी है ना और जो नीचे बॉडी है दोनों आपस में देखो कांटेक्ट में आ गई है. दे आर इन कांटेक्ट. ठीक है. अब जब दो बॉडी से कांटेक्ट में आती है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर वाली बॉडी है वो नीचे वाली बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाने लगती है, ऐसे कांटेक्ट की वजह से. कांटेक्ट में है तो एक दूसरे के ऊपर पुश, एक दूसरे को वो दबा सकते हैं ना, कंप्रेस कर सकते हैं. तो ऊपर वाली बॉडी है नीचे वाली बॉडी को कंप्रेस करने लगती है. तो एक बात, नीचे वाली बॉडी को वो क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है. तो नीचे वाली जो बॉडी है, जो नीचे वाली सरफेस है, उसमें जो भी एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, whatever atom molecules are present in the lower surface, उसको एक्चुअली में आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना. यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लोअर सरफेस ना. तो नीचे की सरफेस में जो मॉलिक्यूल है ना वो आपको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, वो इस अपर बॉडी को ऊपर पुश करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा. तो जो सरफेस ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये वाला फोर्स दिख रहा है, ये इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द अपर बॉडी. इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज N. अब इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, राइट. तो ये जो N फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स, ये देखो इट इज, यहाँ पे देखो ध्यान से, इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस ओनली. ठीक है. देखो ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, तो जो कांटेक्ट सरफेस है ना जहां पे दोनों कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनती है. दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल. और रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ये सरफेस का गिवन रिएक्शन है. सरफेस जो रिएक्शन दे रही है वो है, आपने सरफेस पे एक्शन डाला इसलिए सरफेस ने रिएक्शन दिया. दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. एक बात याद रखो, ये जो फोर्स है वो सरफेस लगा रही है बॉडी के ऊपर. नेक्स्ट, ये जो फोर्स है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया. जो कॉन्टेक्ट एरिया है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है, ऐसा होता है. मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, सम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. ये देखो, सपोज ये एक वॉल है, इट्स अ वॉल. ठीक है. एक बात, इस पे मतलब मैंने बॉक्स रखा है ऐसे, ये बॉक्स है. आपको मालूम है बॉक्स को ऐसे छोड़ दोगे तो वॉल पे वो नीचे गिर जाएगा, बॉल बॉक्स नहीं. सो तब हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स रुक सकता है कि नहीं? मतलब अगर ऐसे फोर्स लगाए तो रुक सकता है. रुक सकता है. आपको सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन रुक सकता है. ठीक है. सब ऐसे मैंने लगाया और ये बॉक्स रुका हुआ है, मतलब ये बॉक्स जो है रेस्ट पे है. ठीक है. तो एक बात बताओ, ये बॉक्स क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में. ये जो फोर्स आपको दिख रहा है F इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन द राइट डायरेक्शन. तो बॉक्स फिर राइट डायरेक्शन में जा क्यों नहीं रहा है? बॉक्स राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड. तो फोर्स की वजह से बॉक्स राइट साइड क्यों नहीं जा रहा है? अब आप बोलेंगे सर वॉल है ना, वॉल खड़ी है, वॉल डेफिनेटली ऐसा एक फोर्स लगाएगी क्या? देखो तो सेम रहेगा वो. क्या होगा पता है? एग्जैक्टली क्या होगा पता है? ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स जो है वो वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. दोनों कांटेक्ट में है ना, बॉक्स विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल, वॉल उसको रिएक्शन देगी ना. ये वही नॉर्मल रिएक्शन. देखो दिस इज N. इस बार देखो नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसा है, सी दिस केयरफुली. किसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा? ये वॉल के ऊपर. एक्चुअली में जो भी कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया के ऊपर फर बनेगा. तो देखो कभी कभी कुछ स्टूडेंट है ना जो मतलब खाली मगअप करके आते हैं, समझने पे फोकस ही नहीं रहता है. उनको लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन बस ऐसा ही होता है. ये देखो, ये उनको लगता है नॉर्मल रिएक्शन खाली वर्टिकल ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता है.
तो जब मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो ये एन मैंने बनाया, ये एन नॉर्मल रिएक्शन है, वो बोलता है नहीं सर ऐसे कैसे, एन तो खाली वर्टिकल होता है, ऊपर होता है, ये कैसे नॉर्मल रिएक्शन हुआ? ऐसा नहीं है। आपको अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर विद दिस फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन? Yes. Yes. तो मुझे एक चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर आप अभी आप सपोज ग्राउंड पे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग पोजीशन में, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ग्राउंड आपको रिएक्शन दे रहा है क्या? नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर एक्ट Yes. हो रहा है क्या? Yes. Yes. यस ऑब्वियसली। जब आप ग्राउंड पे खड़े रहते हो तो यू आर प्रेसिंग द ग्राउंड, आप ग्राउंड को प्रेस करते हो अपने वजन से। ग्राउंड प्रेस तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट क्योंकि आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो तो ग्राउंड रिएक्शन देता है। तो जब पर्सन नॉर्मली खड़ा रहता है ग्राउंड पे, द पर्सन रिसीव्स द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। सो आई होप ये फोर्स क्लियर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? No. श्योर इट्स क्लियर? सर इसका Yes. ओरिजिन क्या है उस फोर्स का? इसका भी ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। क्या हो रहा है, आप जो सरफेस है ना, जो नीचे सरफेस है उसको आप प्रेस कर रहे हो, तो जब आप नीचे वाली सरफेस को प्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सरफेस विल बी प्रेस्ड। तो मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेस करोगे तो वो आपको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। यस। भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ये फोर्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स विल डिस्कस। फोर्थ और लास्ट टाइप, चौथा भी एक फोर्स है जो मैकेनिक्स में आता रहता है। चौथा फोर्स है वो, उसका नाम ये है Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबने सुना होगा, है ना? Yes. Yes. काफी कॉमन टाइप का फोर्स है। आई एम ये श्योर भी कोई, electromagnetic है. आई एम श्योर यहाँ पे कोई हिंदी मीडियम का तो नहीं होगा, या हो भी सकता है, डोंट वरी। हिंदी या कोई वर्नाक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम में कोई है तो ऐसे बता देता हूँ। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ऐसा कुछ नाम है शायद, घर्षण। तो अगर कोई हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम से है तो उसका नाम घर्षण है। घर्षण को ही क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन एक कॉमन वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा, फ्रिक्शन वगैरह। लेकिन फ्रिक्शन कैसे काम करता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, ये सब आई थिंक क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं है, इनके आंसर्स आपको नहीं मालूम होंगे। कभी स्कूल में पढ़ा है क्या 9th या 10th स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन कितना होता है, क्या डायरेक्शन में लगता है, कितनी sir. वैल्यू? नो। मतलब डिटेल एनालिसिस नहीं पढ़ा ना फ्रिक्शन का, डिटेल में स्टडी नहीं ना? नो सर। No. No. तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रिक्शन को समझने की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस मत करना, मतलब ध्यान से सुनना, आपको फ्रिक्शन क्लियर हो जाएगा उससे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फ्रिक्शन छोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ये अपने आप में एक पूरा लेक्चर ले लेता है फ्रिक्शन समझाने के लिए। सो टुडे इफ वी कंप्लीट दिस फ्रिक्शन आल्सो वी विल बी इन अ गुड पोजीशन। पूरा लेक्चर हमारा फ्रिक्शन पे भी जा सकता है इजीली। चलो फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इमेजिन ये एक बॉडी है, ठीक, चलो इसका नाम देता हूं मैं यू। यू मतलब अपर बॉडी, और इसके नीचे एक बॉडी दूसरी रखी हुई है, इसका नाम देता हूं मैं एल। एल मतलब लोअर बॉडी, अपर एंड लोअर। देखो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है यहाँ पे, ठीक है, ये कांटेक्ट एरिया है, सी दिस कांटेक्ट एरिया। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपर बॉडी पे। Yes. Yes. चलो लेकिन फिलहाल मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एक बात बताओ, ये जो कांटेक्ट एरिया है, कैन यू सी दिस कांटेक्ट एरिया? डायग्राम में क्या लग रहा है, ये कांटेक्ट एरिया प्लेन है कि इरेगुलर है, मतलब सीधी सीधी है प्लेन Plane. और इट्स Plane. इरेगुलर? Plane. Plane. तो जब हम लोग कोई नेकेड आई से देखेंगे ना, मतलब नॉर्मल आप अपनी आईज से जब इसको देखते हो ना, तो आपको लग रहा है ये प्लेन है, प्लेन ही दिखता है। टेबल, अगर आपके घर सपोज घर में कोई टेबल है, टेबल हमें लगती है फ्लैट टेबल है, प्लेन है। जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी हमको प्लेन लगता है, ठीक है, तो ये यूजुअली प्लेन ही लगता है। लेकिन अगर आप इसी कॉन्टेक्ट एरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, इफ यू लुक एट दिस कॉन्टेक्ट एरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो पता है कॉन्टेक्ट एरिया माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पे ऐसा कुछ दिखेगी। देखो ऐसे इरेगुलरिटीज होती है कॉन्टेक्ट एरिया में, ऐसे। ये देखो, ये सब अपर बॉडी है, ये देखो। अब बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी होती है बॉडी, नीचे से तो प्लेन थी ना। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें ऐसी माइनर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज दिखेंगी, ऐसा कोई स्ट्रेट सरफेस कभी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कौन सी बॉडी है? इसके नीचे जो बॉडी है वो एल है। Lower body. अब
है कि एल जो बॉडी है वो भी फ्लैट है, इट इज ऑल्सो प्लेनर बॉडी। वो प्लेन नहीं होती है, वो ऐसे होती है, देखो इरेगुलरिटी हर जगह होती है, ये देखो ऐसे। कभी सर देखिए इसके ऐसे? नीचे भी होगा ना हाँ? इरेगुलरिटी, नीचे भी होगा ना लोअर? देखो हाँ। कोई भी सरफेस आप ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, अपर बॉडी Yes. की अपर सरफेस, लोअर बॉडी की लोअर सरफेस, साइड वाली सरफेसेस ले लो, कोई भी ले लो, हर सरफेस जो है ना वो इरेगुलर होती है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो पता चलता है। एटॉमिक लेवल पे जब देखेंगे तो सरफेस में इरेगुलरिटीज रहती है। कोई भी सरफेस एकदम प्लेन नहीं रहती है कि एकदम सरफेस एकदम प्लेन है, एटम सब एकदम लाइन में अरेंजमेंट है, कोई एटम नीचे ऊपर नहीं है, एकदम लाइन में अरेंज है, ऐसा नहीं होता है कभी। इरेगुलरिटीज आर एवरीवेयर, ठीक है। एक बात है, जैसे आपका हाथ है, आपको हाथ को ऐसे देखते हो तो हमें लगता है हाथ भी हमारा प्लेन सरफेस है। या आपकी स्किन जो है, स्किन आपको लगता है स्किन प्लेन है, नहीं ना, आपको नहीं पता स्किन में भी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इरेगुलरिटीज होती हैं। Yes. वो कैसे दिखेगा? जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, डिटेल में जाके देखोगे तो पता चलेगा इरेगुलरिटीज है हर जगह पे। वैसे ही हर सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है। तो अब एक काम करो, ये डायग्राम देखो प्लीज, इज इट वेरी क्लियर डायग्राम? हाँ, Yes. इस डायग्राम में देखो, Yes. हाँ इस डायग्राम में देखो इरेगुलरिटीज तो काफी सारी है। हम लोग उसको कुछ ज्यादा मतलब एग्जाम इरेगुलरिटीज तो काफी ज्यादा है, इसको हम लोग अच्छे से समझ तो नहीं सकते क्या है यहाँ पे। थोड़ा बहुत इसमें हम लोग, अगर हम लोग अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें तो ये देखो, ये वाली जगह देखो, यहाँ पे देखो एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है दोनों सरफेसेस का। और ये वाली देखो, ये वाली एरिया भी, इसलिए पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, यहाँ पे सच में दोनों टच कर रही है ना सरफेस एक दूसरे को, Yes. इसको भी बोलते हैं एक्चुअल कांटेक्ट। अब होता क्या है, ये जो एक्चुअल कांटेक्ट है ना, यहाँ पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी को दबा रही है, प्रेस कर रही है, नीचे वाली बॉडी भी ऊपर वाली बॉडी को रिएक्शन दे रही है। वो रिएक्शन इसी में से पास होता है, एक्चुअल कांटेक्ट में से पास होता है। यहाँ पर ऐसे मान लो कि एक्चुअल कांटेक्ट पे ना दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है यहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों बॉडीज आपस में यहाँ पे ना चिपक जाती है, फिजिकल कांटेक्ट होता है दोनों के बीच में और फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं, फिजिकल बॉन्ड्स, जिसको आप वो बोलते हो वैन डर वाल फोर्सेस। सुना है आपने वैन डर वाल फोर्सेस? नहीं, Yes. Van der Waals forces, yes, सुना है। सॉलिड जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस में देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं सॉलिड में। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द लिक्विड्स आर वीक, गैसेस में नेग्लिजिबल होते हैं। ऐसा सुना है कभी? Yes, sir. Yes. तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। यहाँ पर जहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है ना, ऐसे याद करो कि जहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है वहां पे फिजिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स नहीं, फिजिकल बॉन्ड्स, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। दे स्टिक विथ ईच अदर एंड दे डू नॉट वांट टू लीव विथ ईच अदर। और ऐसे भी देख सकते हो, एक और चीज देखो, ऊपर की जो इरेगुलर सरफेस है ना और नीचे की सरफेस भी इरेगुलर है, वो कहीं कहीं पे क्या होता है, आपस में इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक, इंटरलॉक समझता है? देखो सपोज ये देखो, ये ऊपर की सरफेस है, ये जो मेरा हाथ है ना, थिंक ये ऊपर की सरफेस है, इरेगुलरिटीज है, देखो ये देखो। Yes. अभी ये नीचे का हाथ देखो, नीचे वाला जो हाथ है वो नीचे की सरफेस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये देखो। अब क्या लग रहा है? लग रहा है ये दोनों फिंगर मेरी इंटरलॉक हो गई हैं आपस में, Yes, sir. Yes. इंटरलॉकिंग। तो कहीं कहीं पे इंटरलॉकिंग होता है, कहीं कहीं पे ये जो कांटेक्ट एरिया है ना, वहां पे दोनों सरफेस एक दूसरे को प्रेस करती है और आपस में एक फिजिकल बॉन्ड्स बना लेती हैं। तो ये सरफेस है ना आपस में लॉक हो जाती है, दे गेट लॉक्ड, ठीक है, अभी लॉक हो जाती है। सो अभी देखो, एक बार बताओ, सपोज जो ऊपर वाली सरफेस है उसको मैं ऐसे पुश करूं, नीचे वाली सरफेस को पुश नहीं कर रहा हूं मैं, सपोज खाली ऊपर वाली सरफेस को पुश कर रहा हूं। टेल मी इफ आई एम पुशिंग द अपर सरफेस, तो देखो ऐसा होगा, देखो ये दोनों सरफेस आपस में लॉक है। अब मैं कौन सी सरफेस को पुश कर रहा हूँ? ऊपर वाली सरफेस को। ऊपर। Yes. तो ये देखो ऐसा होगा ना, मतलब ये देखो, am I trying to break this interlocking? Is it I'm trying? Yes. तो जो ये देखो ऐसे आपस में लॉक हो गए हैं और अब आप ऊपर वाले जो हाथ है ना उसको पुश कर रहे हो ऐसे। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लॉकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना। तो होगा क्या, जब आप ऊपर वाली बॉडी को पुश करेंगे ना, तो नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली बॉडी आपस में लॉक है, तो आपको एक ऑपोजिशन मिलेगा, आपको इस टाइप का एक ऑपोजिशन मिलेगा, कुछ इस टाइप का ऑपोजिशन मिलेगा। मतलब ऐसा कोई फोर्स लगेगा, ये फोर्स आपके फोर्स को अपोज करेगा। आपका जो फोर्स है वो अपर बॉडी पे लग रहा है,
ये जो मैंने फोर्स बनाया ये भी अपर बॉडी पे ही लगेगा और ये आपकी फोर्स को अपोज करेगा। ये जो अपोजिंग फोर्स है ना, जो लगता है दो बॉडीज के बीच में, जब आप दोनों बॉडीज को स्लाइड करने की कोशिश करते हो, पुश करने की कोशिश करते हो, ये जो फोर्स है ना, जो अपोजिशन दे रहा है आपको, यही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब अभी फिलहाल इतना याद रखो कि फ्रिक्शन जो है ना, वो दो सरफेस की लॉकिंग की वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ द लॉकिंग ऑफ द टू सरफेस। तो whenever you try to break this interlock, जब आप ये लॉक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑपोजिशन मिलती है, वही ऑपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। दैट ऑपोजिशन इज नोन एज फ्रिक्शन। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। स्टार्टिंग क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या? यस Yes. सर, क्लियर हुआ। Yes. Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब मैं देखो फ्रिक्शन को और क्लियरिटी लाने के लिए, टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन मोर, एक एग्जाम्पल से ही करना पड़ेगा अभी। ठीक है, सपोज ये देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये कबर्ड है, इट्स अ कबर्ड इन योर हाउस। काफी हैवी कबर्ड है, पूरा भरा हुआ है, ये हैवी कबर्ड है ये। ठीक है, ये देखो ये एक जगह पर रखा हुआ है। अब आपकी मम्मी ने आपको बोला कि इस कबर्ड को ना थोड़ा आगे सरका दो, पुश दिस, थोड़ा इसको स्लाइड कर दो, स्लाइड इट। तो क्या करेंगे आप स्लाइड करने के लिए? इज इट यू विल अप्लाई फोर्स ऑन इट? Yes. देखो सपोज मैंने ऐसे फोर्स लगाया, देखो ये है मेरा अप्लाइड फोर्स। लेकिन एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, कुछ अलग स्टाइल से लगाएंगे, थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। अलग तरीके से मतलब कैसे लगाएंगे? पहले मैं सबसे कम फोर्स लगाऊंगा। आई विल अप्लाई वेरी स्मॉल फोर्स ऑन इट। बहुत कम फोर्स लगाएंगे। अब हो सकता है कि बहुत कम फोर्स से ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे चलेगा ही नहीं कबर्ड। तो अगर आगे नहीं चलेगा तो फिर तुम ग्रेजुअली फोर्स को इंक्रीज करो, स्लोली इंक्रीज करो, जब Yes. तक ये चलना शुरू करे। समझा कैसे लगाएंगे फोर्स? Yes. Yes. वी विल स्टार्ट विथ ऑलमोस्ट जीरो फोर्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फोर्स को बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो एक काम करो स्टूडेंट, अब इमेजिन करो कि आप एक फिंगर से इसको फोर्स लगा रहे हो। यू आर अप्लाइंग वन फिंगर ऑन दिस कबर्ड। ऐसे देखो ये क्या लगता है, एक फिंगर से ये कबर्ड पुश होगा क्या आगे? No. शक्तिमान से कबर्ड होएगा। बहुत भारी है, 200-300 किलोग्राम का वजन है कबर्ड का। ठीक है, अब एक फिंगर मार रहे हो उसको सर अब अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, फिंगर्स क्यों लगा रहे हो? मैंने बोला था ना आपको, हम लोग कम फोर्स से चालू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, है ना। तो क्या लगा रहा हूं मैं? फिंगर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज आपकी जो एक फिंगर है ना, जो एक फिंगर है वो 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है। लेट्स टेक एग्जांपल, 1 फिंगर कितना फोर्स जनरेट करती है? 1 न्यूटन। 1 Newton. तो देखो यहाँ पे मैं ये देखो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। टेल मी ऑनेस्टली, कबर्ड हिलेगा कि नहीं हिलेगा? नो। No. नहीं हिलेगा। क्यों पता है? एक्चुअली में पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये मूव होना चाहिए। कैसे? देखो मैं न्यूटन का लॉ लगा दूं, F = ma। ठीक है, बताओ हाउ मच इज द फोर्स ऑन द कबर्ड? 1 न्यूटन। 1 Newton. F, ये फोर्स जीरो तो नहीं है ना, फोर्स तो है ना 1। Yes. 1 divided by Yes. mass of the cupboard will be acceleration. Acceleration of the cupboard कितना होना चाहिए? 1/m। तो acceleration Yes. जीरो तो नहीं आ रहा ना, acceleration जीरो आ रहा है क्या? नो। No. तो एक्सेलरेट होना चाहिए ना, कबर्ड एक्सेलरेट होना चाहिए। मतलब भले एक्सेलरेशन थोड़ा छोटा होगा लेकिन होना चाहिए एक्सेलरेशन। कबर्ड मूव होना चाहिए, कबर्ड मस्ट एक्सेलरेट, उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक कबर्ड हिलेगा अपनी जगह से। तो मतलब ये तो गलत हो रहा है, न्यूटन लॉ रॉन्ग लग रहा है हमको। ऐसा क्यों है? ध्यान से देखो, ये 1 न्यूटन का आपने जो फोर्स लगाया ना, जैसे आपने लगाया, तो आर यू ट्राइंग टू स्लाइड द कबर्ड ऑन द फ्लोर ना? फ्लोर के ऊपर आप Yes. कबर्ड को स्लाइड करने की कोशिश करो कि नहीं? Yes. ये देखो हाथ देखो मेरा, ये नीचे वाला जो हाथ है वो फ्लोर है, जो ऊपर वाला हाथ है वो कबर्ड है। ऐसे लॉकिंग है, आप कबर्ड को पुश कर रहे हो ऐसे, तो यू आर ट्राइंग टू स्लाइड द कबर्ड। तो कबर्ड और फ्लोर के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। Friction. फ्रिक्शन देखो ऐसे एक्ट होगा कबर्ड के ऊपर। Opposite. ऐसे क्यों एक्ट हो रहा है? वो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसको अपोज करेगा ऐसे। अब देखो फ्रिक्शन जो है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? 1 न्यूटन है। फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करके 1 न्यूटन बना देगा। तो देखो कबर्ड के ऊपर ये दोनों 1 न्यूटन लगेंगे, दिस वन एंड दिस वन, दोनों इक्वल है, बोथ आर 1 न्यूटन, और दोनों ऑपोजिट भी हैं। Can you tell me how much is the Cancel net जाएंगे। force on the cupboard? Zero, zero. 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 जीरो। कबर्ड पे नेट फोर्स जीरो है, इसलिए कबर्ड मूव नहीं करेगा। अब समझा क्या?
हाँ, Yes. अब एक काम करो स्टूडेंट, सपोज हम लोग अपना फोर्स बढ़ाते हैं, अभी हम लोग 2 फिंगर लगाएंगे, 2 फिंगर, मतलब वी विल अप्लाई दिस मच फोर्स 2 न्यूटन। 2 Newton. क्या लगता है, बहुत हैवी कबर्ड है, बहुत हैवी कबर्ड है, 2 फिंगर से आगे सरकेगा क्या? No. 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 तो व्हेन यू अप्लाई 2 न्यूटन ना, तो आपको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन बन जाएगा, वापस एडजस्टमेंट हो गया, 2 न्यूटन कैंसिल में 2 न्यूटन, कबर्ड नहीं हिलेगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, एक काम करो, फिर आप 3 फिंगर्स लगाओ, 3 फिंगर, 3 न्यूटन, नहीं होगा। तो भी No. कबर्ड अपने आप को एडजस्ट करेगा, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, फ्रिक्शन विल मेक इटसेल्फ 3 न्यूटन, वापस 3 कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स बिकम 0, कबर्ड मूव नहीं करेगा। जब आप 4 न्यूटन लगाओ, फ्रिक्शन भी कितना बन जाएगा, 4 न्यूटन। 4 Newton. आप 7 न्यूटन लगाओ, फ्रिक्शन भी 7 न्यूटन हो जाएगा। यू अप्लाई 9 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन हो जाएगा। यू अप्लाई 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा होता है फ्रिक्शन का नेचर। तो अभी आपको एक डाउट आएगा कि सर अगर ऐसा है तो फिर तो कबर्ड कभी नहीं हिलेगा। Yes. 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 है ना? ऐसे तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन अपने आप को उसकी इक्वल कर देता है। इस ऐसा अगर आगे भी चलता रहेगा तो कबर्ड मूव ही नहीं होगा कभी, इज इट? नहीं, ऐसा नहीं है। Yes. फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन अपने आप को देखो एडजस्ट कर रहा है। समटाइम फ्रिक्शन इज 1 न्यूटन, समटाइम 2 न्यूटन, समटाइम 3 न्यूटन, इट इज एडजस्टिंग। लेकिन फ्रिक्शन है ना, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू के आगे नहीं जाता है। फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू के आगे नहीं जा सकता है, मतलब फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसको वो एक्सीड नहीं करता है कभी। सी सपोज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, टेक एन एग्जांपल, सपोज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा 10 होती है। सपोज कबर्ड के लिए, हमारे जो कबर्ड है, कबर्ड के लिए सपोज 10 न्यूटन है, तो क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, आप 10 न्यूटन लगाओगे, फ्रिक्शन भी कितना बन जाएगा, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन। 10 Newton. कबर्ड मूव होगा क्या? नहीं। No. अब एक काम करो, आप 11 न्यूटन अप्लाई करो, यू अप्लाई 11 न्यूटन, आप 11 अप्लाई करो, फ्रिक्शन है 10 के आगे नहीं जाएगा, फ्रिक्शन का नेचर है वो, फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर फोर्स के आगे नहीं जाता है, फ्रिक्शन 10 तक ही रहेगा और आप 11 लगाओगे, तो यू आर अप्लाइंग 11, फ्रिक्शन इज 10। Yeah, tell me how much is the net force now? 1 1 Newton. Newton. तो कबर्ड पे नेट 1 फोर्स आ गया ना, तब हाँ, Yes. तब कबर्ड है ना मोशन चालू करेगा, देन Yes. कबर्ड विल डेफिनेटली स्टार्ट मोशन। आप इमेजिन करो ये सिचुएशन, अगर आप कबर्ड पे स्लोली फोर्स बढ़ाएंगे तो देखो एक जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि एक पॉइंट पे आने के बाद लगेगा कि हाँ अभी कबर्ड हल्का हल्का सरकना शुरू कर रहा है, नहीं तो Yes. हाँ, तो कबर्ड जब 11 न्यूटन लगाएंगे ना, तब कबर्ड मूव होना स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको एक नई चीज पता चली, फ्रिक्शन एक तो सेल्फ एडजस्टिंग है, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है, और फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू के आगे नहीं जाता है। क्लियर विद दिस मच एटलीस्ट? Yes. तो ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, कितनी है, मैंने बोला इन आवर एग्जाम्पल इट वाज 10 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो वैल्यू है ना मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। Value. मतलब ये फ्रिक्शन की लिमिट है, इट्स अ लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन, इट्स कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. अब आपको एक डाउट छोटा सा आएगा कि सर ये स्टैटिक नाम क्यों दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन? सिंपल है, एवरीथिंग इज सिंपल। ध्यान से देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला गया है। देखो, जब आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया था, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया, आपने 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 5 हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन भी 5 हो गया, तो तभी तक कबर्ड मूव नहीं हो रहा था। पहले आपको याद है कबर्ड मूव नहीं हो रहा था। जब तक कबर्ड मूव नहीं होता है, जब तक कबर्ड ने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है, उससे पहले तक जो भी फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ना, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन which is acting on a body before a motion starts. बॉडी का मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक Static. फ्रिक्शन। तो एक बात था, ये कबर्ड जब तक मूव होना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक जो भी फ्रिक्शन था वो उसको स्टैटिक बोलेंगे। Static. उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी उस फ्रिक्शन की, 10 न्यूटन थी। 10 10 Newton. तो Newton. 10 न्यूटन को मैं बोलूंगा इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन। समझा? सर स्टैटिक फ्रिक्शन Yes. की डेफिनेशन बताओ ना। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शन जो बॉडीज पे एक्ट हो रहा है बिफोर
द मोशन बिटवीन द टू बॉडी स्टार्ट्स। देखो नीचे की बॉडी और ऊपर की बॉडी जो है, मतलब फ्लोर और कबर्ड है, फ्लोर और कबर्ड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ना। तो जब तक इन दोनों बॉडीज के बीच में, फ्लोर और कबर्ड के बीच में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, दोनों में से किसी बॉडी ने मोशन स्टार्ट नहीं किया है, मोशन स्टार्ट होने से पहले तक जो भी फ्रिक्शन एक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, आपको खाली वर्ड का मतलब बता रहा हूं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। कोई डेफिनेशन वगैरह मत लिखो, चलेगा, खाली समझने पे फोकस करो आज। जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं बाद में लिखवा दूंगा। बट आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? Yes. Yes, sir. Yes. तो इसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको देखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को इस सिंबल से डिनोट करना है आपको। कौन सी वैल्यू सिंबल से? FL। L L मतलब लिमिटिंग वैल्यू, ये वैल्यू क्लियर लिखा है। ओके, और एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो तो 10 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, फ्रिक्शन कभी कभी 2 न्यूटन भी हो सकता है, कभी 3 न्यूटन भी हो सकता है, कि खाली 10 न्यूटन ही रहेगा हमेशा? चेंज होएगा Change हो सकता है। नहीं नहीं N के अंदर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 न्यूटन है इन आवर एग्जाम्पल। फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 है, लेकिन जरूरी है कि फ्रिक्शन हमेशा 10 ही रहेगा कि नो वो नो मतलब No. Accordingly कभी कभी 2 न्यूटन फ्रिक्शन भी बॉडी के एक्ट हो मास के सकता है, हिसाब से चेंज होगा। एडजस्ट करता है ना। एडजस्ट हाँ, तो फ्रिक्शन जब जो भी ये फ्रिक्शन लगेगा ना, जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे FS से। तो FS क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा रहेगा लिमिटिंग वैल्यू से, या दोनों इक्वल होंगे। FS मतलब क्या पता है? FS मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? या तो लिमिटिंग से कम लगेगा या लिमिट के इक्वल लगेगा। ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या? देखो क्या लिखा है। Yes. यस ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है फ्रिक्शन की? उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, FL। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़े। सिर्फ फ्रिक्शन हर Yes. जगह प्रेजेंट होता है ना? हाँ, तो फ्रिक्शन का न्यूटन डेफिनेशन, फ्रिक्शन का डेफिनेशन वगैरह मैं दे दूंगा। हाँ, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जब आप सर रोड पे सेकंड चलते लॉ, हो। हाँ, न्यूटन बोलो का बोलो। सेकंड लॉ फेल होना चाहिए ना इसमें? उसका ये क्यों फेल? सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ जो फेल होना चाहिए इसमें। क्यों फेल होना चाहिए? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तभी उसका स्टेट चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। यस यस। हाँ, तो कैसे फेल हुआ बताओ? एक एग्जाम्पल दो, कैसे फेल हुआ? अभी क्या हो चुकोगे? बोलो ना। ठीक, थिंक ओवर इट और बाद में पूछो, चलेगा। सो स्टूडेंट, आई होप स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों क्लियर है। यस Yes. चलो मैं Yes. फ्रिक्शन के बारे में और भी कुछ चीजें बता रहा हूँ। फ्रिक्शन इतना छोटा टॉपिक नहीं है, और चीजें बता रहा हूँ फ्रिक्शन के बारे में। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये देखो, सपोज मैंने 11 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 न्यूटन तक गया, ये देखो। तो इसके बाद आपने मुझे बताया था कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा, कबर्ड विल स्टार्ट मूविंग, कबर्ड मूव करना चालू करेगा। एक बार जब कबर्ड मूव करना चालू करता है ना, तब भी क्या होता है? तब भी नीचे की जो सरफेसेस हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रब होती है। सो नीचे कबर्ड की सरफेस और जो ग्राउंड है, ग्राउंड की सरफेस और कबर्ड की सरफेस आपस में रब होंगी ना जब ये कबर्ड मूव करेगा। तो एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तभी भी फ्रिक्शन एक्ट होता है। वंस द मोशन स्टार्टेड, आफ्टर दैट ऑल्सो फ्रिक्शन एक्ट। बट जो फ्रिक्शन मूविंग बॉडी पे लगता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? Kinetic friction is a friction which act on the body after motion begins. Motion begin होने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक। Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, FK। के लिखा है ना नीचे, के मतलब काइनेटिक। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। देखो, एक बार कबर्ड ने मोशन चालू किया ना, तब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये एडजस्टिंग नहीं है, ये अपने आप को ऐसे कम ज्यादा नहीं करता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन यूजुअली कांस्टेंट होता है, मतलब एक ही काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पे लगता रहेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन द लिमिटिंग वैल्यू।
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग वैल्यू उससे थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। तो एक बार हमारा जो कबर्ड वाला एग्जाम्पल था उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, लिमिटिंग 10। 10 Newton. हाँ, एक बार कबर्ड का मोशन स्टार्ट हो गया, लेट्स से कबर्ड स्टार्टेड मूविंग, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाएगा उसको। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, वो 10 न्यूटन से कम होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी डेफिनेटली लेसर देन 10 न्यूटन। लेट्स से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 7 न्यूटन है एग्जाम्पल। तो जब तक ये कबर्ड मूव होता रहेगा ना, एज लॉन्ग एज द कबर्ड इज मूविंग, कबर्ड पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो 7 न्यूटन रहेगा काइनेटिक। ऐसा 7 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक एग्जाम्पल है 7। फ्रिक्शन जब तक ये चलता रहेगा तब तक फ्रिक्शन कितना रहेगा इसके ऊपर, 7 न्यूटन रहेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनो, सपोज ये कबर्ड ने मोशन स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद उसने कुछ स्पीड पकड़ ली, नाउ कबर्ड इज हैविंग सम स्पीड से मूव कर रहा है। कितना फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है कबर्ड के ऊपर अभी, 7 Newton. 7 सो अभी देखो आपका जो अप्लाइड फोर्स है ना, आप कुछ फोर्स अप्लाई भी कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन जो था, अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन रखोगे तो भी चलेगा। देखो सपोज यू आर अप्लाइंग 7 न्यूटन, फ्रिक्शन भी कितना है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो 7। 7 Newton. हाँ, अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर ये 7 दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और कबर्ड रुक जाएगा। नहीं, 7 एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा कबर्ड के ऊपर, लेकिन कबर्ड रुकेगा नहीं। कबर्ड अपनी जिस भी स्टेट में है, कबर्ड जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट को आगे कंटिन्यू करेगा। कबर्ड फिलहाल मूविंग स्टेट में था ना, कबर्ड के पास कुछ स्पीड थी कि नहीं, कबर्ड के पास कुछ स्पीड थी ना, तो कबर्ड उसी स्पीड से आगे चलता रहेगा। अगर आपको कोई बोले कि कबर्ड को है ना, हम लोग को कबर्ड जो है हमको यूनिफॉर्म स्पीड पे चलाना है, वी वांट टू मूव द कबर्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड पे चलाना है, तब क्या करो, जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है 7 न्यूटन, उतना ही अप्लाइड फोर्स लगाओ, अप्लाइड फोर्स भी 7 कर दो, 7 बैलेंस कर देंगे। एंड प्लीज डोंट थिंक कि कबर्ड रुक जाएगा, 7 बैलेंस हो गया कबर्ड रुक जाएगा, कबर्ड रुकेगा नहीं। कबर्ड जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आगे बढ़ता रहेगा, कबर्ड यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ेगा। So if you want to move the cupboard with a uniform speed, the applied force must be equal to the kinetic friction. समझिए ये बात? Yes. Yes. तो ये पूरा फ्रिक्शन का नेचर है, काफी अजीब नेचर है। तो फ्रिक्शन का नेचर समझा कैसे काम करता है? मैं डेफिनेशन वगैरह आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आई विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन, बट क्लियर हाउ फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बॉडीज? Yes. Yes. अब देखो मैं आपको फ्रिक्शन का भी डेफिनेशन दे रहा हूं, बट बिफोर आई गिव यू द डेफिनेशन, पहले मैं समझा देता हूं फ्रिक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखना है। सी हियर प्लीज, लुक एट दिस, ये देखो, ये अपर बॉडी यू, लोअर बॉडी एल। एक बात बताओ, थोड़ा सोच के आंसर देना, फ्रिक्शन के लिए दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए कि विदाउट कांटेक्ट भी Yes. फ्रिक्शन हो Yes. जाएगा? Yes. Contact में रहना चाहिए. Contact में होना चाहिए. देखो ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है। तो देखो ये दोनों बॉडीज का आपस में कांटेक्ट है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम ऊपर वाली बॉडी को पुश नहीं करोगे, नीचे वाली बॉडी को भी पुश नहीं करोगे, दोनों को पुश मत करो, तो फ्रिक्शन पता है नहीं एक्ट होगा, फ्रिक्शन विल नॉट कम। फ्रिक्शन कब आएगा? जब आप ऊपर वाली बॉडी को पुश कर रहे हो, या फिर एक काम करो, ऊपर वाली बॉडी को रेस्ट पे रखो, नीचे वाली बॉडी को पुश करो, दोनों केस में क्या एक्ट होगा? फ्रिक्शन। Friction. तो ध्यान से सुनो अभी, जब आप एक बॉडी को पुश नहीं करते हो, खाली दूसरी बॉडी को पुश कर रहे हो, मतलब एक बॉडी को आप रेस्ट पे रख के दूसरी बॉडी को मूव करने की कोशिश करो, मतलब इसको बोला जाता है दैट यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन। आप दोनों के बीच में कौन सा मोशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो? Relative. रिलेटिव मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी कम स्पीड पे होती है और दूसरी बॉडी ज्यादा स्पीड पे होती है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में। देखो मेरे ये हाथ को देखो, दोनों हाथ को, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ऐसे है, ठीक है। एक बात ये देखो ध्यान से, ये मैं नमस्ते नहीं कर रहा हूं आपको, खाली मैं दोनों हाथ देखो। एक बात बताओ, अभी इन दोनों हाथ की स्पीड सेम है क्या अलग है? दोनों हाथ की जो भी स्पीड है सेम है क्या? Same है. Same. तो मैं बोलूंगा देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अभी रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों?
देखो, जो एक हाथ है उसको दूसरा हाथ रेस्ट पे दिखेगा, और जो दूसरा हाथ है उसको भी पहला हाथ कैसे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, जब एक हाथ को लगेगा कि दूसरा हाथ मूव कर रहा है, व्हेन द वन हैंड इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर हैंड, दूसरे हाथ को लगेगा कि पहला हाथ मूव कर रहा है, तो उसको बोलता है रिलेटिव मोशन। तो देखो, अभी फिलहाल मेरे हाथ के बीच में ना रिलेटिव मोशन नहीं है, और फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। अब देखो एक बात, ये दोनों मेरे हाथ देखो मूव कर रहे हैं, तो दोनों हाथ मूव कर रहे हैं मेरे, ठीक है। एक बात, दोनों की स्पीड सेम है क्या, कि अलग अलग स्पीड पे मूव कर रहे हैं? Yes, ये same. देखो, सेम है। तो मालूम है, अगर दोनों की स्पीड सेम है ना, तब भी मैं बोलूंगा कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। एक हाथ को लगेगा कि दूसरा हाथ रेस्ट पे ही है अभी भी, नहीं? Yes. तो अभी Yes. रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टिल देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन अभी भी एक्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन माय हैंड्स राइट नाउ। लेकिन अभी ध्यान से देखो, अभी देखो, सपोज मैंने ऐसे किया या ऐसे किया। अब एक पहले बात बताओ, आपको लग रहा है कि मेरे दो हाथ के बीच में अभी फ्रिक्शन हो रहा है क्या, फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है क्या? Yes. Yes. अभी एक्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, एक हाथ की स्पीड अलग है और दूसरे हाथ की स्पीड अलग है, ठीक है। जो जो हाथ ऊपर जा रहा है ना, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको लगेगा कि दूसरा वाला हाथ नीचे जा रहा है, Yes. नहीं? तो Yes. ये इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब दोनों की स्पीड अलग अलग होती है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहां पर जब भी आप रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट व्हाट, रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन आ जाता है। और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है मालूम है? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ओनली। बिफोर आई गिव यू डेफिनेशन, आप थोड़ा ये समझ के लो पहले। फ्रिक्शन बेसिकली किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। Relative motion. सर लेकिन क्यों अपोज करते हैं इसको? देखो, जब रिलेटिव मोशन होगा ना, रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी की स्पीड कम है और उसके ऊपर जो दूसरी बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है, ये देखो, ये रिलेटिव मोशन है। तभी क्या होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब होंगी ना, ठीक है। जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब होंगी, दोनों की जो इंटरलॉकिंग है वो आपस में टकराएंगी, इंटरलॉक्स जो आपस में टकराएंगे, तभी फ्रिक्शन एक्ट होगा ना। थोड़ा एक बात बताओ स्टूडेंट, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर दो। देखो, सपोज ये अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी है ना, ये आपस में इंटरलॉक हो गई है, देयर इज अ इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस। हाँ, अब अपर बॉडी जिस स्पीड से चल रही है, नीचे की बॉडी भी उसी स्पीड पे चल रही है। ऐसे इमेजिन करो, ये देखो ऐसे, ये देखो। तब लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा, लॉकिंग टूटेगी क्या, ऐसा No. कुछ? No. No, no. लॉकिंग कब टूटेगी? जब एक बॉडी, जो नीचे वाली बॉडी है वो अलग स्पीड पे हो और ऊपर वाली बॉडी का स्पीड अलग हो, Yes. वेलोसिटी अलग हो, तब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और तभी फ्रिक्शन एक्ट होगा ना। तो फ्रिक्शन एक याद रखो, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, वो इसको अपोज करता है, Relative motion. रिलेटिव। मोशन। Relative motion. आई होप ये क्लियर है। एक छोटा सा मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया वापस बता देता हूँ, उसमें आपको समझ जाएगा। एक बात है, जब आपने कबर्ड को पहले पहले पुश किया था 1 न्यूटन के फोर्स से, जब आपने कबर्ड को पुश किया था 1 न्यूटन से, तो इधर आपने कबर्ड को मूव करने की कोशिश किया, लेकिन फ्लोर को तो मूव नहीं किया ना आपने। किसको मूव करने की कोशिश की? कबर्ड। मतलब एक्चुअली पता है, आपने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, यू ट्राइड टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन कबर्ड एंड द फ्लोर, इजंट इट? Yes. Yes. आप बोलोगे सर मैंने तो कबर्ड पे फोर्स लगाया, मैं क्या करूं? अरे तुमने कबर्ड पे फोर्स लगाया, लेकिन तुमने एक्चुअली में ट्राई किया रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने का बिटवीन कबर्ड एंड द फ्लोर, तभी तो इसलिए फ्रिक्शन आ गया आपको अपोज करने के लिए, नहीं? 1 न्यूटन आ गया ना फ्रिक्शन भी। यस। Yes. हाँ, तो डेफिनेशन अभी मैं लिखवा देता हूँ, थोड़ा बहुत याद रखो इस चीज को जो बताया मैंने, ठीक? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन नाउ। फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखो। लिखो, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन is a contact force which act between two bodies, which act between two bodies to oppose the relative motion between them, to oppose the relative motion between them. समझा?
तो फ्रिक्शन क्या लगता है? फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में लगता है, दो बॉडीज पे लगता है जब भी आप क्या स्टार्ट करने की कोशिश करते हो? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। एक बात बताओ स्टूडेंट, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जब आप रोड पे वॉक करते हो, सपोज यू आर वियरिंग अ शूज, आपने शूज पहने हैं और आप रोड पे वॉक कर रहे हो, और दूसरा सिचुएशन लो कि आप रोड पे वॉक नहीं कर रहे हो, रोड पे आप खाली खड़े हो, यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड। दोनों केस में फ्रिक्शन लगेगा कि एक केस में फ्रिक्शन लगेगा? फर्स्ट केस में लगेगा कि सेकंड First केस case में? में कि दोनों? लगेगा। फर्स्ट केस में लगेगा। फर्स्ट केस। मतलब जब आप ऐसे खाली खड़े रहते हो रोड पे तब फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है ना? नो नो। नो। यस, यू आर करेक्ट। जब आप वॉकिंग करोगे तब फ्रिक्शन एक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप वॉकिंग कर रहे हो, एक्चुअली देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन शूज एंड द रोड ना। यस यस। जब आप वॉक करते हो, रोड बेचारा उधर का उधर ही रहता है, रोड मूव नहीं करता है, आपके शूज मूव करते हैं। रोड इज नॉट मूविंग, शूज आर मूविंग। तो ये दोनों के बीच का कौन सा मोशन हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि शूज जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, शूज जितनी स्पीड से आगे जा रहा है, रोड भी उसी स्पीड से आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा फिर, जीरो। तो जीरो। फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं होगा। फ्रिक्शन ऑल्सो विल नॉट एक्ट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रोड भी उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नो नो। ऐसा एक जगह पे हो सकता है। सपोज आप कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़े हो। कन्वेयर बेल्ट पता है जो यस यस एयरपोर्ट पे नहीं, एयरपोर्ट में लगेज कहाँ पे आता है? एयरपोर्ट पे Yes. लगेज आता है ना। यस यस एस्केलेटर सर। जब एयरपोर्ट पे आप उतरते हो तो लगेज जो आता है एरोप्लेन से वो कन्वेयर बेल्ट पे ऊपर आता है। सो जो लगेज की जगह आपको मैंने खड़ा कर दिया, आपको लगेज की जगह आपको खड़ा कर दिया उस बेल्ट पे। तो एक बात बताओ, जब आप कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़े हो, लगेज की जगह पे आपको बिठा दिया बेल्ट पे, तो आप आगे मूव हो रहे हो क्या कि नहीं मूव होंगे? मूव हो गए हो गई। बेल्ट है जो कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर आप खड़े हो वो भी मूव हो रही है। तो यस उस टाइम पे दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे। यू एंड द कन्वेयर बेल्ट बोथ विल मूव टुगेदर। इन दैट सिचुएशन आपके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा फिर। ठीक है सर एस्केलेटर में भी क्या क्या? हाँ, जब आप Escalator. एस्केलेटर पे खड़े रहते हो तो भी सेम होता है। When you are standing on the escalator, there is no friction. So I hope friction clear है अभी? यस। यस यस यस। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में बस एक लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ, ध्यान से देखो। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दो लॉज है जो आपको मालूम होने चाहिए। पुट दिस हेडिंग, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखा? हाँ ना, सही। ये डायग्राम देखो, ये देखो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है ऐसे। तो एक बात, दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन पहले मैं बना रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन भी आज हमने डिस्कस किया था। देखो एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब सपोज यू आर ट्राइंग टू हैव अ रिलेटिव मोशन। आप रिलेटिव मोशन ट्राई कर रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू स्लाइड द बॉडी। जब आप बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन भी एक्ट होने लगेगा ना। यस फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ऐसे एक्ट हो रहा है, ऊपर वाली बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे एक्ट हो रहा है। देखो ये देखो, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो आपको दिख रहा है ना, एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है। ये दोनों फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। बोथ ऑफ देम टुगेदरली आर नोन एज व्हाट? कांटेक्ट फोर्सेस। ऐसा क्यों बोला जाता है? आप ये दोनों फोर्सेस कांटेक्ट की वजह से ही आते हैं। सोचो एक बार बता, अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से अलग हो गई, इफ दिस बॉडीज ब्रेक द कांटेक्ट, दोनों अलग हो गई, तो पता है ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों नहीं लगेंगे, फिर दोनों गुम हो जाएंगे। यस तो दोनों फोर्सेस कब तक लगेंगे? जब तक क्या मेंटेन है दोनों के बीच में, बॉडीज के बीच में क्या? कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है। अच्छा एक बात, ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आपस में परपेंडिकुलर है क्या? यस ये चीजें याद रखना, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई वाज डिस्कसिंग द लॉज ऑफ द फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला जो लॉ है ना, दो लॉज है टोटल। पहला लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वो जा सकता है, उसका नाम क्या था वैल्यू का?
Limiting. Limiting value. सिंबल बताओ, सिंबल सिंबल FL. FL. ये देखो मैं पे एफएल लिख रहा हूँ, तो ये एफएल आपको मालूम है। अब जो लॉ है ना, लॉ में क्या बोला गया, लॉ में ये कहा गया है कि जो ये एफएल है, लिमिटिंग वैल्यू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रिसीव्ड बाय द बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा ना, मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से प्रेस कर रही हैं एक दूसरे को, अगर एन ज्यादा होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा स्क्रीन हाँ। ब्लर। Screen blur है. स्क्रीन ब्लर हो रहा है। समझ आ रहा है अभी क्या? क्लियर है। अभी clear समझ आ रहा है. हाँ, सो मैंने क्या बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा अभी ध्यान से देखो, एक चीज ये याद रखना कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक बात बता, हमने वो जो कबर्ड वाला एग्जांपल लिया था, कबर्ड वाला एग्जांपल में याद है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 10 न्यूटन था। 10 न्यूटन। Newton. तो एक बात, अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कबर्ड का अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, लेट्स से वो सेम कबर्ड को अभी ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा, नहीं? यस। यस। इसको मैं अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में, आज टाइम कम रहेगा, थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ आज, बाद में अगर नहीं क्लियर हुआ तो और क्लियर करेंगे। FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, और प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके क्या किया जाता है मालूम है? Constant. कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये है देखो, म्यू एस। Mu. म्यू एस। म्यू एस कांस्टेंट क्या लिखा? म्यू एस। म्यू एस के बारे में मैं आपको म्यू बता एस। दूं, लेकिन उसके बाद एन भी लिखना पड़ेगा ना, तो ये हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। अभी तक आपको मालूम था लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने की कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं थी। इज इट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन ना? Yes. यस। हाँ, अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये म्यू एस क्या है? व्हाट इज दिस म्यू एस? Coefficient of कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। static. कहाँ सुना है ये? वीडियोस में? 6th लेसन Mechanical property of solid. सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, वो चालू हो गया चैप्टर? खत्म भी हो गया। खत्म भी हो गया. भी हुआ। खत्म भी हो गया. अच्छा, तो उसमें फ्रिक्शन पढ़ा है क्या आपने? फ्रिक्शन पूरा? Yes. यस यस। सर। तो मैं जो आज बता रहा हूँ सब रिपीटेशन है क्या? नो। No, sir. रिवीजन नो। अच्छा, तो म्यूएस जो है ना उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। म्यूएस जो है ना वो कांस्टेंट है, नो डाउट, बट म्यूएस एक चीज पे डिपेंड करता है। म्यूएस डिपेंड्स ऑन द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट। देखो क्या मतलब है इसका। देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। एफ डिपेंड्स ऑन एन, वो ठीक है, लेकिन आपको ये भी मालूम है फ्रिक्शन जो है ना वो दोनों सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है। मतलब देखो, अगर ऊपर की बॉडी जो है वो ग्लास की बनी हुई है, नीचे की बॉडी भी ग्लास की बनी हुई है, तो ग्लास में जितना फ्रिक्शन होगा, डू यू फील वुड और ग्लास में भी उतना ही फ्रिक्शन होगा? वुड और ग्लास में No. नो नो। अलग होगा। सपोज जो कबर्ड है आपके घर पे, जो कबर्ड है, कबर्ड को आप घर के अंदर उसको स्लाइड करो या कबर्ड को रोड पे लेके जाके स्लाइड करो, ऐसा है क्या? रोड पे जितना फ्रिक्शन मिलेगा कबर्ड को उतना ही घर के अंदर भी मिलेगा? नो सर, डिफरेंट रहेगा। तो, क्योंकि रोड एक अलग सरफेस है और जो घर में आपका टाइल्स लगा हुआ है, घर की जो टाइल्स है वो अलग सरफेस है, तो फ्रिक्शन सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये कैसे होता है, अगर आप सरफेसेस चेंज कर दोगे ना, लेट्स से यू आर हैविंग टू सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में, आपने सरफेसेस चेंज कर दी तो ये म्यू का वैल्यू चेंज हो जाता है। म्यू डिपेंड्स ऑन सरफेसेस, और जैसे ही म्यू चेंज होगा पूरा का पूरा एफएल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं? Yes. क्या होता है? देखो, एवरीबडी नोस दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस ऑल्सो। रोड और कबर्ड में जितना फ्रिक्शन होगा उतना कभी भी कबर्ड और टाइल्स के बीच में नहीं होगा। रोड में ज्यादा आपको फ्रिक्शन मिलेगा, तो सरफेसेस भी मैटर करती है। तो जैसे सरफेस चेंज हो जाती है म्यूएस चेंज हो जाता है। एज म्यूएस चेंजेस फ्रिक्शन विल चेंज। ठीक है, तो ये लॉ समझा क्या? लिख लो पूरा, ये पूरा लॉ जो भी लिखा है। फ्रिक्शन कौन सा है?
FL जो है, FL इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. yes. ये नोट करो. आपने बोला आपका वो चैप्टर हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब ये इलास्टिसिटी हुआ रहेगा ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. Yes, sir. Yes. 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 ओके ओके ठीक, चलो ठीक है. ये लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है. अब मैं आपको सेकंड लॉ बता रहा हूँ. सेकंड दो लॉज है टोटल. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कितने सारे लॉज हैं, इतनी सारी चीजें याद भी नहीं रहेंगी. ऐसा नहीं है. फिजिक्स में आपने अगर एक चीज समझ ली, दूसरी चीजें उसके सिमिलर ही होती है. फिर देखो लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, वो एकदम स्टैटिक फ्रिक्शन के सिमिलर है. थोड़ा याद करके बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन याद है कौन सा फ्रिक्शन होता है? जब बॉडीज Motion में होता Motion में मोशन होती है. बिगिन हो जाता है. कहना ऐसे मोशन की रिलेटिव मोशन बोलो ज्यादा अच्छा है. Relative motion. Relative motion. बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है. रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी अलग स्पीड पे और दूसरी बॉडी अलग स्पीड पे चल रही है. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन. तो जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. अब एक याद करो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी ऐसे कम ज्यादा होता है, बढ़ता है कि एक फिक्स वैल्यू था काइनेटिक फ्रिक्शन का, जो मैंने Fixed बोला था. value. है. Fixed value था. इन आवर एग्जाम्पल ऑफ द कबर्ड इट इज 7 न्यूटन. Yes. Yes. मैंने 7 न्यूटन बताया था शायद. हाँ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है. देखो दिस इज अ सिंबल फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन FK. ठीक है, नो डाउट ये फिक्स होता है, बट एक रूल है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अब देखो ये कुछ बहुत अलग तो नहीं लग रहा है, पहले भी फर्स्ट लॉ में भी यही था. काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल Normal रिएक्शन. Normal reaction. इन द नेक्स्ट स्टेप यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड क्या पुट करेंगे? कांस्टेंट पुट करेंगे ना. Constant. Yes. UK. कांस्टेंट Okay. म्यू के. म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ Kinetic friction. Kinetic friction. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो देखो दोनों जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों के जो लॉज है, आर दे ऑलमोस्ट सिमिलर और नो? Yes. 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 हाँ, अब ध्यान से ये देखो, ये FL मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. FL वाज मोर देन FK, रिमेंबर ऐसा कुछ था. Yes. Yes, sir. Yes. सबसे Yes. बड़ा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू सबसे बड़ी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम होता है. अब देखो यहाँ पे लुक एट दिस, FL ग्रेटर देन FK लिखा है. FL को आप ऐसे लिखो μS into n, और FK को क्या लिखेंगे? μK into n. सोचो ये दोनों जो मैंने लिखे ना FL और FK, ये दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, मतलब एक ही बॉडी के लिए लिखा है मैंने FL और FK. तो एक ही बॉडी है तो n सेम होगा, n विल बी सेम, नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा. तो एक बार कोएफिशिएंट में भी किसका कोएफिशिएंट बढ़ा रहा है? μS इज कमिंग ग्रेटर देन. Static friction. स्टैटिक का जो म्यू है वो बड़ा होता है कंपेयर टू काइनेटिक. ये पूरा टॉपिक हुआ है पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में. Yes. न्यूमेरिकल्स sir. की है फ्रिक्शन के ऊपर, न्यूमेरिकल्स. Yes. No, yes, sir. Yes. Yes. ठीक सर है, एक बार करके दिखाओ ना, और एक. क्या न्यूमेरिकल? Yes. 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 हम तो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा. Yes, sir. या एक काम करो स्टूडेंट, मैं एक न्यूमेरिकल होमवर्क दे देता हूँ, आप करके लाओ. नहीं होगा तो मैं Yes, कराता हूँ फिर, Yes. Okay. Okay, sir. क्योंकि आपने हुआ है ना ऑलरेडी टॉपिक, ये बोल रहे हो. सर वो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल